दोस्तों इस वाले वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे फंडामेंटल राइट और डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स के बीच में डिफरेंस। सो फंडामेंटल राइट है वो एक तरह से नेगेटिव ऑब्लिगेशन है ऑन द स्टेट। ठीक है, कैसे? देखो, आप मोस्ट ऑफ द फंडामेंटल राइट देखोगे ना, उसमें क्या लिखा रहता है? द स्टेट शैल नॉट, ये लिखा रहता है। या तो लिखा रहेगा नो पर्सन शैल, इस तरीके का, या तो नो सिटीजन। तो एक तरह से मतलब स्टेट के ऊपर नेगेटिव ऑब्लिगेशन है। फिर उसके बाद आप देखोगे डायरेक्टिव प्रिंसिपल जो है वही सेम, वो नेगेटिव है फंडामेंटल राइट, तो ये पॉजिटिव ऑब्लिगेशन है। तो वैसी पॉजिटिव कैसे है? देखो, मोस्ट ऑफ द डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स आप देखोगे उसमें लिखा रहता है स्टेट शैल डू दिस, स्टेट शैल डू दैट, इस तरीके का। ठीक है, तो वो पॉजिटिव है, ऑब्लिगेशन है ऑन स्टेट, जो ये डायरेक्टिव प्रिंसिपल है। और ये जो फंडामेंटल राइट है ये नेगेटिव ऑब्लिगेशन ऑफ स्टेट हो गया। तो पहला डिफरेंस क्लियर हो गया। सेकेंड आता है कि जो फंडामेंटल राइट है वो जस्टिसिएबल है। जस्टिसिएबल मतलब कि अगर उनका वायलेशन होता है तो हम लोग कोर्ट जा सकते हैं, बिल्कुल जा सकता है, उनका वायलेशन होता है। लेकिन वो अगेंस्ट द स्टेट है, मतलब अगेंस्ट द स्टेट अगर आपके फंडामेंटल राइट वायलेट करता है तभी आप कोर्ट जा सकते हो। ये नहीं कि कोई भी इंडिविजुअल अगर कर रहा है। ठीक है, तो अगर आप वही डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स को देखोगे तो दे आर नॉन जस्टिसिएबल। तो इसका मतलब क्या हुआ? यू कैन नॉट गो टू कोर्ट इफ दे आर वायलेटेड। तो इसका मतलब इससे एक और पॉइंट आता है, एक और डिफरेंस आता है कि जो फंडामेंटल राइट है उनको लीगल सैंक्शन है, और जो ये आपके डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स है इसको मोरल एंड पॉलिटिकल सैंक्शन है। फिर आप देखोगे एक और डिफरेंस है कि जो ये आपके फंडामेंटल राइट है वो इस्टेब्लिश करता है पॉलिटिकल डेमोक्रेसी को, और जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल है वो जो है सोशल एंड इकोनॉमिक डेमोक्रेसी को इस्टेब्लिश करते हैं। तो इसी से एक और डिफरेंस आता है कि जो फंडामेंटल राइट है वो एक तरह से इंडिविजुअल के रिलेटेड ही मतलब बात करते हैं, मतलब कि वो ज़्यादा पर्सनल एंड इंडिविजुअलिस्टिक है। और जो ये आपकी डायरेक्टिव प्रिंसिपल है ये एक वेलफेयर ऑफ द कम्युनिटी, मतलब एज ए होल कम्युनिटी के बारे में बात करते हैं। तो इसका मतलब ये कैसे हो गए? ये हो गए सोसाइटेरियन हो गए एंड सोशलिस्टिक हो गए। फिर उसके आप देखोगे कि जो ये फंडामेंटल राइट है इसको अगर हमें इन्फोर्स करना है तो हमें कोई लॉ की ज़रूरत नहीं पड़ती, ये ऑटोमेटिकली इन्फोर्सेबल है। लेकिन अगर हमें किसी डीपीएसपी को या तो डायरेक्टिव प्रिंसिपल को इन्फोर्स करना है तो उसके लिए हमें लॉ बनाना पड़ता है। जैसे मैं बताऊं आपको, तो आर्टिकल 45 आप देखोगे तो उससे रिलेटेड लॉ कौन सा है? राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009। वैसे ही आर्टिकल 48A देखोगे आप तो उससे रिलेटेड एक्ट कौन सा है? वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 भी है। फिर उसके बाद फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट 1980। तो इस तरीके से लॉ बना के उसको इन्फोर्स करना पड़ता है क्योंकि वो ऑटोमेटिकली इन्फोर्सेबल नहीं है। फिर उसके बाद आप देखोगे एक और डिफरेंस कि जो फंडामेंटल राइट हैं अगर वो वायलेट, कोई लॉ जो है फंडामेंटल राइट वायलेट कर रहा है तो कोर्ट जो है उसको बाउंड है कि मतलब उसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल एंड इनवैलिड डिक्लेयर करना ही करना है। लेकिन अगर आप डीपीएसपी की बात करोगे तो अगर वो लॉ जो है डीपीएसपी को वायलेट कर रहा है तो कोर्ट कैन नॉट डिक्लेयर इट अनकॉन्स्टिट्यूशनल एंड इनवैलिड। लेकिन अगर वो लॉ जो है मतलब, लेकिन कोर्ट क्या कर सकता है? उस लॉ, उस डीपीएसपी को, मतलब उस लॉ को की वैलिडिटी को अपहोल्ड कर सकता है ऑन द बेसिस ऑफ डीपीएसपी। मतलब कैसे? जैसे मान लो कि वो जो लॉ है, वो जो डीपीएसपी है, वो लॉ जो बनाया गया था वो उस डीपीएसपी को रखते हुए बनाया गया था और वो सही है, तो कोर्ट ये बोल सकता है कि हाँ, आप होल्ड कर सकता है उस लॉ की वैलिडिटी कि हाँ ये जो लॉ है इस डीपीएसपी को डायरेक्ट, मतलब इस डायरेक्टिव को मतलब इम्प्लीमेंट करने के लिए इनैक्ट किया गया था। ठीक है, तो ये हो गए आपके फंडामेंटल राइट और डीपीएसपी में डिफरेंस। ठीक है, सो थैंक यू।